अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड करेंगे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड एक्चुअल में अ कॉइल विद मेनी लूप्स है। एक स्ट्रेट वायर को विद लूप्स जो है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो सपोर्ट करता होता है। तो जिसकी वजह से जो सोलेनॉइड है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जबकि जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली काफ़ी वीक होती है। अब ये जानने के लिए कि किन पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर होगा और कहाँ पे कंपैरेटिवली वीकर होगा, वो हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे स्ट्रॉन्गर और वीकर होगा, इस बात को जानने के लिए हमने तीन जो लूप्स हैं वो कंसीडर किए हैं लूप ऑफ फायर को, 1, 2 और 3। एक्चुअल में जो ऊपर वाली फिगर है उसमें फर्स्ट फिगर को ही मैंने आगे कॉपी किया हुआ है, लेकिन इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा और वीकर। तो अगर आप सेंटर में देखें, सेंटर में तो तमाम जो लूप्स हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर सेंट्रल पॉइंट पर देखें तो सेम होने की वजह से ये तमाम जो लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होगा सेंटर में वो क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम सेकंड लूप पर, जो सेकंड लूप है मिड वाली, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर जो दूसरी लूप है इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से जब हम उसे ऐड करेंगे तो बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। और जो बात याद रखने वाली है वो शायद आपको याद हो कि एम्पियर लॉ से हमें ये पता है कि जो b है वो डिस्टेंस r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे r इंक्रीज होगा b की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सेकंड लूप पर जो b2 की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, जबकि कंपैरेटिवली b1 और b3 की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि B3 और B1 का जो डिस्टेंस है वो इस लूप से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इस वजह से ये जो हैं इनके जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो तीनों उनके जो वेक्टर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम दूसरी लूप पर देखते हैं कि B1 और B3 का जब कॉम्बिनेशन आता है B2 के साथ तो वो कैसे बनता है। अब एक्चुअल में अगर आप फिगर देख सकें 1 को, ठीक है, तो इसका जो लास्ट होगा वो ज्वाइन करेगा इसके मिड से, ठीक है। 1 का जो लास्ट है वो सेकंड वाले के मिड से मिलेगा, और थर्ड वाले का जो फर्स्ट है वो मिल जाएगा 2 के साथ, मिड जो सेकंड है उसके मिड के साथ। तो अब हम इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वो कहाँ पे ऐड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये B1 की लाइन आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये है B1 की लाइन, वो आप ऊपर देख सकते हैं ड्रा की गई है। जबकि जो B2 की लाइन है वो आप देख सकते हैं उसने ज्वाइन किया है B2 के साथ ये, और जो B3 वाली लाइन है वो आप देख सकते हैं वो इधर। तो इस तरह आप देख सकते हैं B1, B2 और B3 को इस पॉइंट पर ऐड किया। अब आप हेड टू टेल रूल को जानते होंगे, तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर्स जिस तरीके से ऐड हो रहे हैं तो इनका जो नेट रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम होगी। इससे आप जज कर सकते हैं। अब आप देखें कि जो पॉइंट्स हैं B1, B2, B3 जो सेंटर में हैं वो तो सेम डायरेक्शन में हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट है सेंटर में वो मैक्सिमम आएगा, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप वो पॉइंट्स जो कि आउटसाइड हैं उन्हें ऐड करते हैं तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। इस वजह से वैल्यू कम होने की वजह से हम उसे आउटसाइड निगलेक्ट कर सकते हैं। अब
आउटसाइड अगर निगलेक्ट कर दिया तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B1 B2 B3 अगर हम इन तमाम को ऐड करते हैं फॉर ऑल द लूप्स, तमाम लूप्स के लिए, तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है, उसके लिए यूज़ हम करेंगे एम्पेयर्स लॉ को। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फिगर ए और बी में आप देख सकते हैं कि जो ए है उसमें हमने मैग्नेटिक लाइंस ड्रा की हैं एक सोलेनॉइड के लिए, जबकि बी में आप देख सकते हैं कि हमने उधर कोई एक लूप कंसीडर की है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम फिर इस लूप के लिए इस जो सोलेनॉइड है उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसका रिजल्ट जो है वो तमाम के लिए अप्लाई कर देंगे, पूरी जो है वो सोलेनॉइड के लिए। तो यहाँ पर हमने लूप कंसीडर किया है ए बी सी डी, तो इसके जो है वो आप देख सकते हैं कि 4 साइड्स हैं। तो इस हिसाब से हमने एम्पेयर लॉ को 1 to 4, ये जो है वो सिग्मा जो है वो R इज इक्वल टू 1 to 4 है, P डॉट डेल्टा L और म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड है, फिर उन तमाम को जो है वो हमने लिख दिया B डॉट डेल्टा L, ये फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड लेंथ के एलिमेंट के लिए और फिर लास्ट 4 लेंथ एलिमेंट के लिए, और इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। नेक्स्ट है अब हमने उसे सॉल्व करना है L1, L2, L3 और L4 के लिए, और ये हैं क्या, ये जो हमारी लूप है उसके लेंथ सेगमेंट्स हैं, लेंथ के पोर्शन। ठीक है, अब B डॉट डेल्टा L1, इसमें आप देखें कि L1 की जो डायरेक्शन ए बी हमने कंसीडर की है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन कंसीडर की है वो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में, इस वजह से इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 0, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया L1 B1, L1 B, B मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कांस्टेंट लिया। अब अगर आप L3 के लिए देखें, ठीक है, L3 आप देख रहे हैं उसका जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है एंगल, L3 जो है वो एक्चुअल में आउटसाइड है सोलेनॉइड के। जब L3 आउटसाइड है सोलेनॉइड के, इस वजह आपको याद हो कि हमने कंसीडर किया था कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी वीक है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से B0 लेने की वजह से इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 0। अब जो बाकी जो 2 लेंथ एलिमेंट बच गए वो हैं L2 और L4। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल जो इनके साथ बना रहा है वो है 90, अगर एक के साथ 90 है तो दूसरे के साथ 270 होगा, तो कॉस जो 90 है या 270 है वो आपको पता ही है वो क्या होगा 0, तो इस वजह से L2 और L4 का आंसर भी 0 आएगा, और ये एंगल की वजह से cos 90 या cos 270 की वजह से। तो हमारे पास जो आंसर बचता है B डॉट डेल्टा L का ये पूरी लूप के लिए वो आ जाता है BL1 और इक्वल है म्यू नॉट करंट इनक्लोज। अब इसमें हमने करंट इनक्लोज की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। अब उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो जो स्मॉल n है वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और उसमें कितनी लेंथ में ये टर्न्स आए हैं। अब आपको पता है कि इस तरह अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो आप किसी भी लेंथ के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको फाइंड करना हो कि L1 के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, L1 के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आप जो है वो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा L1 के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे NL1, क्योंकि आपको यूनिट लेंथ n के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता थे। तो फिर करंट इंक्लोज किसके बराबर आ जाएगा, तो जाहिर है आप करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा NL1I। अब आपके जहन में आए कि करंट इंक्लोज में अब तमाम लूप्स में एक ही करंट, फर्ज करें अगर वो 1 एम्पेयर करंट है तो पूरी लूप में वो जाहिर है 1 एम्पेयर करंट ही फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर करंट NL1I लिखने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन यानी कि कुछ पॉइंट्स पर ऐड हो रहा है, तो इस वजह से क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से है, ठीक है, ये जस्ट करंट को कैलकुलेट नहीं, ये वो करंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस वजह से हर लूप का यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स हैं उतनी ज़्यादा जो करंट है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n I।
और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो क्या है कि सोलेनॉइड को राइट हैंड में पकड़ेंगे और अगर हमारी कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को, तो थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ को। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। इसमें आप देख सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। वो मीडियम है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और करंट है। और अब इसमें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह अगर हम फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा। क्या वो ज़्यादा हो जाएगा? मिसाल के तौर पे अगर जो है वो कॉइल को लपेटा गया है किसी आयरन पे या एल्यूमिनियम पे या तो यानी कि जिसमें हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी यूज़ करनी पड़े, तो उससे क्या अफेक्ट जो है वो पड़ेगा। इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स का क्या अफेक्ट पड़ेगा और लेंथ का क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसी तरह करंट का। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स और रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट में चंद एक क्वेश्चंस हैं तो इनको देखिएगा। ये चंद एक क्वेश्चंस हैं तो इन्हें देख लीजिएगा और पढ़िएगा और इनके आंसर देने की ट्राई कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।